ये यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि ये टॉपिक ही है, पोषण, श्वसन, आनुवंशिकता और जैव विकास तथा जीव जनन कैसे करते हैं। 4 चैप्टर है, इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, है ना, जो कि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन 5 या 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और यहाँ पर ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक, है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 2 जोड़ी होगा, है ना। यहाँ पर कितनी जोड़ी होगी, 2 जोड़ी होगी। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ह्यूमंस में जो टीथ फार्मूला होता है ना, पहले नंबर 2 जबड़े होते हैं, ये टीथ, ये एडल्ट का जो टीथ फार्मूला होता है वो 2123 होता है। मतलब जो आपका ICPM ये होता है, इंसाइजर कैनाइन। इंसाइजर होते हैं 2 पेयर ऊपर 2 पेयर नीचे, है ना। कैनाइन होते हैं 1 पेयर ऊपर होते हैं 1 पेयर नीचे होते हैं। और ये जो आपके प्रीमोलर होते हैं ये 2 पेयर ऊपर होते हैं 2 पेयर नीचे होते हैं। और ये जो मोलर होता है ये 3 पेयर ऊपर होता है और 3 पेयर नीचे होता है। तो ये टीथ फार्मूला, यही अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में होता है 2102 होता है। तो बच्चों में क्या होता है, 20 ही दांत होते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें ये जो अग्रचौरडक दांत होते हैं, यानी कि जो कैनाइन, जिसे किल्ला दांत भी कहते हैं, है ना, उसके पीछे वाला दांत नहीं होता है। और जो लास्ट में दांत होता है 2 ही होता है, मतलब 2 पेयर ऊपर 2 पेयर नीचे। मतलब बच्चों में 20 दांत होते हैं जिसको दूध के दांत बोला जाता है। और एडल्ट में 32 दांत होते हैं और 20 दांत को दूध के दांत, और ये जो 12 दांत और आते हैं इसको बुद्धि के दांत या इंटेलिजेंट टीथ बोला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन गैस का स्रोत होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपकी अभिक्रिया होते, उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ से निकलती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये कन्फ्यूजन भी कर देता है, चूँकि CO2 में O2 लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ O2 यहीं से, नहीं, O2 वो जल से निकलता है। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो O2 का स्रोत होता है, जो ऑक्सीजन मुक्त स्रोत होता है, वो चीज़ होता है आपका जल में होता है, जल से निकलता है ना। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछने का तरीका अलग है, यहाँ भी जल से ही आंसर होगा। अगला देखिए, स्वापोषी पोषण के लिए अति आवश्यक है, यानी कि कौन सी चीज़ स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त सभी, है ना। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, है ना, और चौथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नीचे रखे, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ऊपर भी रख सकता है। अगला देखिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो अप्रकाशिक होती है कि प्रकाशिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रोमा में होता है आपका, कैसे अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक। स्ट्रोमा में होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना, ध्यान देना। अप्रकाशिक अभिक्रिया को अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो ये अच्छा खासा कन्फ्यूजन रहता है। ग्रेना जो होती है, ग्रेना होता है, ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ना, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाता है ना। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया किस में होता है, ग्रेना में होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अगला आइए, यहाँ पर देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। 2 ऑप्शन इसलिए दिया गया चूँकि लिखने में टाइम लग जाता है ना, इसलिए 2 ऑप्शन इस हिसाब से लिया गया कि एक ऑप्शन सही तो एक ऑप्शन गलत है ना। बाकी वहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखेगा। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है। तो बताइए, पौधों में भोजन का निर्माण फूल में होता है कि पत्ती में होता है। तो भाई स्वाभाविक है, पत्तियों में ही होता है। चलो बताओ आप। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है,
प्रकाश संश्लेषण होती है, श्वसन तो होगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण ही होगा। अगला है आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, यानी कि आहार नाल में जो पेशीय संकुचन होता है उसको क्या कहा जाता है, परिसंचरण की कर्माकुंचन। तो भाई क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं, है ना। अगला है यकृत स्रावित करता है, यकृत से, यकृत को लीवर भी कहा जाता है। यकृत क्या चीज़ स्रावित करता है, तो यकृत से कौन से रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है ना। अगला मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संरचना होती है, तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संरचना कितनी जोड़ी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो 3 जोड़ी कि 2 जोड़ी, बताइए कितनी होती है। तो यहाँ पर लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। अगला देखिए, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती, है ना, के समान उपास्थ्यमय रचना क्या कहलाती है। तो ग्रास नली द्वार पर जो पत्ती की तरह लटकी हुई संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, घाटी ढापन कहते हैं। डन है ना। अगला आइए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है आहार नाल की, है ना, आहार नाल की सी के आकार की मतलब आहार नाल में एक सी के आकार की संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रहणी कहा जाता है, ग्रसनी नहीं बल्कि क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। देखिए ये वीडियोज पर्सनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बाकी अगला देखिएगा, क्योंकि सारा मैटर यहाँ पर हिंदी में ही है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में दूध के दांत अभी भी बताया गया था 20 होती है। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगला देखिए, कृम रूप परिशेषिका किसका भाग है, मतलब ये जो कृम रूप परिशेषिका है ये छोटी आंत का भाग होती है या बड़ी आंत का भाग होती है। तो ये भाई ये 6 नहीं, ये बी है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बी है, तो ये बड़ी आंत का भाग है क्या, कृमि रूप परिशेषिका। अगला जठर रस निकलता है ना, तो जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय भित्ति से कि यकृत भित्ति से, तो जठर रस जो होता है आमाशय भित्ति से निकलता है ना। अगला देखिए, पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण किस में होता है, यकृत में होता है कि पित्ताशय में होता है, बताइए। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है ना। यहाँ से अच्छा खासा कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग पित्ताशय में एकत्र होता है पित्त रस, लेकिन पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में कौन सा, ये सब एंजाइम्स के नाम है, कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है ना, यहाँ पर ये देखना। तो मनुष्य की लार में ध्यान देना, पहला नंबर आपका टाइलिन पाया जाता है और लाइसोसोम्स पाया जाता है, पेप्सिन नहीं पाया जाता है। टाइलिन और लाइसोसोम्स ये दोनों एंजाइम, यानी डी ऑप्शन सही होगा, टाइलिन और लाइसोसोम्स ये जो है मनुष्य की किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है ना। डन है, इतना क्लियर। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर 18 नंबर पर आइए, 18 नंबर देखते हैं। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है ना, तो रेनिन कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथियों से कि अग्न्याशय रस से, तो जठर ग्रंथियों से। देखिए ऑप्शन 4 रहेगा, याद रखना, 2 ऑप्शन के चक्कर में मत रहना। यहाँ 2 लिखा गया चूँकि टाइम थोड़ा मैनेज करने में समस्या होती है ना, पूरा लिखना पड़ा है सब सिलेक्टेड करके कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, जठर ग्रंथियों से होता है। अगला देखिए, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है ना, तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है, तो प्रोटीन के पाचन में। देखिए भाई ये बी है, थोड़ा एडजस्ट करेगा क्योंकि एक बच्चे के द्वारा इसे लिखा गया और मानते हैं उसने बहुत मेहनत किया है ना। अभी जो है मान के चले 150 क्वेश्चन एक दिन में लिखना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अगला देखिए, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, तो एमाइलेज एंजाइम किस चीज़ पर क्रिया करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पर एंजाइम क्रिया करता है ना। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आप बोल सकते हैं कौन सा एंजाइम है वो, एमाइलेज एंजाइम होता है। अगला देखिए, स्टीएप्सिन है ना, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो स्टीएप्सिन एंजाइम किस में क्रिया करता है, वसा पर कि स्टार्च पर, किस पर क्रिया करता है, ये पर आपको, तो किस पर क्रिया करता है, वसा पर करता है। अगला है, अग्न्याशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो बताओ अग्न्याशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है, बोलिए। यहाँ पर प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की, ये सभी, तो अग्न्याशयिक रस में ही आपका HCl वगैरह होता है, तो ये जो है इन सभी के पाचन में सहायक होता है।
अगला, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं। अगला है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर या किस में संपन्न होती है ना? तो ये होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होती है। ये चीज़ ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अगला, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है ना? तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है ना। अगला देखिए, रंध्र का संबंध किससे होता है? तो विसरण से होता है कि परासरण से होता है? तो रंध्र का संबंध किससे होता है? रंध्र को स्टोमेटा भी कहते हैं। तो स्टोमेटा का संबंध विसरण से, डिफ्यूजन से होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए? तो हीमोग्लोबिन आपका श्वसन में, ये बी ऑप्शन है, 6 मत समझ लेना। तो श्वसन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पहला है लैंगिक जनन द्वारा, दूसरा बीजाणु निर्माण द्वारा। बताइए, तो जीवों में विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगला, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका कहते हैं कि वर्तिकाग्र कहते हैं? तो पुष्प के मध्य, स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ही थ्रू तो मतलब जो है परागकण पुष्प के अंडाशय वाले भाग तक पहुँचते हैं, है ना। अगला देखिए, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु पैदा होते हैं, पुंकेसरों में होते हैं कि परागकोश में होते हैं? या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, परागकोश में होते हैं, है ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका हो गए। पहले ये देखते हैं, लघु बीजाणु पैदा होते हैं किस में होते हैं? तो पुंकेसर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अच्छा, पहले इसे देखते हैं, परागकोश में होते हैं तो ये क्या होते हैं? परागकण में होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं, है ना। और परागकण ही एक प्रकार से किसका काम करते हैं? लघु बीजाणु का काम करते हैं। तो लघु बीजाणु पैदा होते हैं, परागकोश में होते हैं। ध्यान दीजिए, अरे सॉरी, तो टिक लग गया, कोई बात नहीं। अगला देखिए, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या है? जैसे परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहते हैं। परागण मतलब पॉलिनेशन कहते हैं। 2 तरह का होता है, स्वपरागण और पर परागण। अगला, कीट परागण होता है सॉल्विया में कि बैलिस्नेरिया में? किस में कीट परागण होता है? तो इसमें किस में होता है? बैलिस्नेरिया में कीट परागण होता है। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, जल परागण, वायु परागण, किस में क्या होता है ना। अगला, परागण का जनन, है ना, केंद्रक नर युग्मक